हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ बैच 2006, श्री विवेक राज सिंह जी। ही इज करेंटली पोस्टेड एज डीआईजी छतरपुर, मध्य प्रदेश। मैं स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू दिव्यांशी जी। Sir, we are very glad to have you today as our guest, and you'll be guiding a lot of aspirants. Because you are really a motivation to a lot of people. Thank you very much. It's my pleasure, and I must say that this is a great opportunity. जितने भी लोग inspire होंगे, हमारे लिए अच्छा है, and I feel that as much as people can get inspired or get some positive vibes and energy, definitely that will enrich me also. So that will help me grow as well. It's wonderful to know, sir. और मैं स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करना चाहती हूँ कि जब भी हम सिविल सर्विस की बात करते हैं, आईपीएस की बात करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोफेशन इन इंडिया। आपकी जर्नी कैसे शुरुआत होती है एक सिविल सर्वेंट, एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पे, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं? तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बचपन से ही था, क्या है, आई नीड टू ज्वाइन, आई वांटेड टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। बट कभी आई मस्ट से कि मैंने बहुत गंभीरता के साथ वैसा प्रिपरेशन कभी नहीं किया, वैसी प्लानिंग नहीं की, और हमेशा दिमाग में था कि सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। इवन व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, तो बाकी लोग अपना इंजीनियरिंग कैरियर को अच्छा करने में या उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। हमारा ये था कि जब इंजीनियरिंग हो जाएगी तो उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करेंगे। सो दैट इज हाउ इट वाज गोइंग, एंड रादर जब जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के फिर सराय की तरफ पहुंच गए। इट वाज इन दिल्ली, सो दिल्ली पहुंचे और वहां पर कुछ दिन आई स्टार्टेड स्टेइंग विथ माय फ्रेंड हु वर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और कुछ दिन में ही आई केम बैक, आई कुड नॉट स्टे देयर। तो ऐसे शुरुआत हुई, और निश्चित ही है बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा सफर था, और सफलता मिलना हर किसी के लिए अच्छा होता है। तो इट वाज अ ग्रेट कि आई कुड सक्सीड। सर, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये जहन में था, बट नाउ सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू द सर्विसेज, तो वो राइट मोटिवेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है सिविल सर्विस की चकाचौंध देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो डू यू थिंक इट्स द राइट रीजन, एंड इफ नॉट देन व्हाट आर द राइट रीजन? बेसिकली मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव करने का, कंट्रीब्यूशन देने का सोसाइटी के लिए आपके अंदर होना चाहिए, और उस कंट्रीब्यूशन को करने में निश्चित ही कई ऐसे पहलू आएंगे जहां पर आपको बहुत ही नकारात्मक इन्वायरमेंट मिलेगा, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आपको संघर्ष भी करना पड़ सकता है। तो वो संघर्षशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम जनरली आकर्षित होते हैं इस सेवा के, जो भी सिविल सर्विस में सेवाएं हैं उनके जो हमें पर्क्स मिलते हैं या जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हम उससे आकर्षित होते हैं। बट एक्चुअली जितना आप को कोई भी अगर सुविधा मिलती है तो उतना ही आपका उत्तरदायित्व बढ़ता है, उतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ कई बार बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमें मान के चलना चाहिए, और हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कुछ सकारात्मक रूप से कंट्रीब्यूट करने के लिए सोसाइटी में जा रहे हैं। और अगर आप में यह इच्छा है या आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, तो निश्चित ही आप बेहतर एक अपना योगदान दे पाएंगे। So now you are already into the service for quite a long time. एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पे भी है. So the expectation that you had before joining the services and now you're already into the service, क्या वो हार्मनी में है? You can say basically बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो सर्विस से नहीं थी। मुझे लगता है कि ये सर्विस हमें बहुत ज्यादा दे देती है, जितना अचानक से आपका जो सोशल स्टेटा है, आपका जो समाज में एक स्तर है, उसको अचानक से बहुत ऊपर उठा देता है। आप ज्वाइन करते हैं एज ए क्लास 1 ऑफिसर, विच एवर सर्विस यू आर एंटरिंग, be it revenue, be it railways, be it audit account, any service or any all India service or Indian foreign service, आप अपनी सर्विस में जिस भी सर्विस को आप ज्वाइन करते हैं उसमें बहुत ही उच्च स्तर पर होते हैं, और उस उच्च स्तर पर होने के कारण आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं लोगों की।
तो निश्चित ही जब हमें जो मिला मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, और आई फील कि इसके साथ ही बहुत बेहतर एक योगदान देने में, समाज को बेहतर करने में हमें एक भूमिका का निर्वाह करने का भी मौका मिला। सर अभी तो हम यूपीएससी जर्नी की बात करें, लेकिन अगर आपकी बात करें तो सर यू बिकम रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ फिटनेस फ्रीक enthusiast. वो ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू कैन नो, what was the driving force, what was hitting? इट वॉज ऑल सडन। एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा कभी प्लान नहीं किया था। आई वॉज फैट चुबली चाइल्ड इन चाइल्डहुड, और हमेशा से ही बल्कि होना, चूंकि उसको हमने अपनी लाइफ में समाहित कर लिया था और उसको हमने आत्मसात कर लिया था, कि कभी मुझे वो फील नहीं हुआ कि आई एम लाइक फैट। बट इंसिडेंटली, और आई मस्ट से कि इट वाज माय लक कि आई लैंडेड इन इंडियन पुलिस सर्विस। जब मैं इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया तो आई यूज्ड टू बी 134 kg, और एकेडमी की ट्रेनिंग में, जो रिक्वेस्ट ट्रेनिंग होती है एकेडमी की, 10.5 मंथ में आई आई ड्रॉप डाउन टू 104 kg। तो 104 किलो, दो इट इज मच मोर लाइक फॉर द नॉर्मल पीपल, बट आई एम 6'4", सो 104 किलो में आके बहुत अच्छा फील हुआ था जिंदगी में। बट बिकॉज ऑफ द हेक्टिक लाइफ स्टाइल, इम्प्रॉपर डाइट और बिजी शेड्यूल, अगेन आई लाइक गेन वेट, और 138 kg तक मैं पहुंच गया था। सो इट इज लाइक बहुत ज्यादा वजन फिर बढ़ गया और हैवी रहा। तो वो लगभग जो 1.5-2 साल का पीरियड था जब आई कुड बी लाइक नियर 104 kg, बट उसके बाद वापस उसी वेट पे मैं पहुंच गया। तो जो वेट बढ़ गया उसके बाद इट वाज लाइक मैंने ये मान लिया कि अब मेरी लाइफ ऐसी ही चलनी है और यही मेरा वेट है, एंड इट वाज गोइंग ऑन। But all sudden I went for a duty. It was like election observer duty in Jharkhand, and where like I started walking with my co-observers, और walk करके gradually I was using an app, और उसमें ऐप में अपने आप को बेटर करने में, बेटर रैंकिंग रखने के लिए मैं ज्यादा स्टेप चलने लगा। और जब बहुत ज्यादा स्टेप हो गए हर दिन, लाइक आई वाज वॉकिंग सम 25 to 30,000 स्टेप डेली, तो उससे वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। और जब वजन कम होना शुरू हुआ तो फर्दर मोटिवेशन मिला, मैंने स्टेप्स बढ़ाए, और समहाउ ये बढ़ते गए और मेरा वजन और कम होता गया। और उसके बाद देन आई रियलाइज कि देयर आर समथिंग मोर टू बी लर्न एंड मोर टू बी इम्प्लीमेंटेड। फिर मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की, डाइट के बारे में सीखा, हाउ थिंग्स शुड मूव, कैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके, बहुत सारी चीजें सीखते गए, और ग्रेजुअली उनको मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, एंड दैट हेल्प मी। नाउ इट इज लाइक व्हेन आई एम गोइंग इट इन अ साइंटिफिक मैनर, इट इज हेल्पिंग मी। तो आई मस्ट से लाइक वट एवर यू आर प्लानिंग, जब भी आप किसी चीज को अचीव करने के लिए प्लान करते हैं, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। उस गोल को प्राप्त करने के लिए वट एवर रिसोर्सेज एंड हाउ यू कैन अचीव दैट, वो अच्छे से अगर आप प्लान कर लेते हैं, अच्छे से आप अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, एंड देन पुट योर 100% एफर्ट, लाइक वट एवर बेस्ट यू कैन गिव, तो निश्चित ही सफलता मिलती है, मेरा ये मानना है। और ये मैं 2 बार लाइक अपने जीवन में मैंने पाया है, बी इट सिविल सर्विस और बी इट दिस फिटनेस जर्नी। दोनों ही बार एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग और 100% एफर्ट पेड मी। So you're one of the very celebrated officers in India. आपकी कुछ lot of your acts have caught media attention. एक तो हमने बात कर ली weight loss transformation की, दूसरी आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी ड्यूरिंग implementation of coronavirus lockdown. You were seen riding the bicycles and checking for the implementation. और वो वीडियो आई थिंक बहुत सबके पास तक पहुंची थी, even I got it through some WhatsApp. So how do you get all these innovative methods, if we call it as modern policing, if we can call it? Not exactly innovative, and I'm not celebrated. I'm just doing my duty. So I'm a simple civil servant. Basically, what was going on? You know, like when we move, you move fast. तो generally जब हम गाड़ी में move करते हैं, किसी भी गाड़ी में आप बैठ के जाते हैं, तो आप बहुत तेजी से निकल जाते हैं। आप आसपास के चीजों को, आसपास के परिवेश को बहुत अच्छे से आप नहीं देख पाते हैं। आप मिस कर देते हैं बहुत सारी चीजें जो जनरल पुलिसिंग के लिए आवश्यक है। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि लॉकडाउन लगा हुआ था, और मुझे लगा कि यह एक बहुत अच्छा अवसर है जब मैं चीजों को बहुत अच्छे से देख सकता हूँ कि कहाँ
किस प्रकार की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, इवन क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आई डिसाइडेड कि मैं साइकिल पे निकलता हूं ताकि धीरे धीरे जाते हुए मैं चीजों को ऑब्जर्व कर पाऊं। एंड दैट वाज माय मोटिव, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि मैं साइकिल से जाके निकलता हूं, और दैट हेल्प मी। उससे मुझे बहुत सारी चीजों को समझने का मौका मिला, बेहतर प्लानिंग करने के लिए एक अच्छा एक रणनीति बनाने का मौका मिला। सर, आपने अभी एक केस मेंशन किया कि बहुत सारी चीजों को समझने के लिए यू डिड दिस एंड रियली इट वाज वेरी इनोवेटिव, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। बट अगर अभी तक की जर्नी से कोई ऐसा मेमोरेबल केस हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सके? देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी केसेस। एक मैं मतलब आई वाज एसपी औरंगाबाद, बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एसपी था, और एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि नक्सल्स के द्वारा इसका अपना गांजे का कल्टीवेशन किया जा रहा है। एंड दैट वाज लाइक इन अ कोर नक्सल एरिया, लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट, जहाँ पर पिछले लगभग 30-40 साल से कोई पुलिस पर्सनल नहीं किया था, वैसा क्षेत्र था। देन आई हैड टू प्लान, बहुत अच्छे से हमने प्लान किया, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की, एंड लगभग 7 पहाड़ को क्रॉस करके 25 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में जाके बहुत सारे फोर्स को समन्वय करके हमने वहां जाकर ये अफीम को नष्ट किया, गांजे को नष्ट किया, और एक उससे बहुत पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में गया। वहां के लोगों को, जिनका बेचारे गरीब लोगों का खाना नक्सल आके खा जाते थे, उनको हम अपने साथ ले जाके खाना खिलाया, उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, और वहां पर जो हमारे डीएम थे उनको आके बताया कि वहां पर बेसिक जो सुविधाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फिर उसको सुधरवाने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट की। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे सेटिस्फैक्टरी अचीवमेंट लगता है अपने लाइफ का, कि हम कुछ सकारात्मक सोसाइटी को दे पाए। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे नक्सल एरिया में काम करते हुए मिली। इवन असम में एक्सट्रीमिस्ट एरिया में हमें ऐसे डिफिकल्ट कई सारे टास्क करने का मौका मिला, तो दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। जो और जब हम किसी व्यक्ति के दुख दर्द को तात्कालिक रूप से समझ के उसको दूर करने में अगर अपनी भूमिका का निर्वाह कर लेते, तो वो बहुत सेटिस्फैक्टरी हो। सर, आपके बारे में एक और बात है कि you're the only IPS officer who has served as SP in 3 different states. So what is this scenario, if we can know from you? इट इज जस्ट कोइंसिडेंशियल, मतलब ऐसा ना तो कोई प्लानिंग होता है, ना कोई जनरली अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं आई वाज बोर्न इन बिहार कार्डर, मेरा ओरिजिनल कार्डर बिहार था। बिहार में जनरल स्टार्टिंग के बाद वहां पर 2 जिलों में मुझे काम करने का, 2 जिलों में एसपी रहने का मौका मिला, एसपी लखीसराय और एसपी औरंगाबाद। एंड माय वाइफ इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ असम कार्डर, शी इज फ्रॉम असम ओनली। तो मैरिज के बाद मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा, आई हैड टू ट्रांसफर माय कार्डर टू असम। सो मैं असम पहुंच गया, असम में अपना कार्डर ट्रांसफर किया, और असम में मुझे 5 डिस्ट्रिक्ट में एसपी में रहने का मौका मिला। देन बिकॉज ऑफ माय सम फैमिली इशू, माय मदर वाज नॉट वेल, एंड इसके लिए मैं एमपी में इंटर कार्डर डेपुटेशन पे आया, और एमपी में भी मुझे एक जिले में एसपी रहने का मौका मिला। सो दिस इज जस्ट कोइंसिडेंस, एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्विंग 3 अलग अलग राज्यों में मैंने सर्व किया, तो उसके कारण बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। इन जनरल हम बोलते हैं लॉ तो सभी जगह समान है, लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो जिससे हमें पुलिसिंग में इवन परंपराएं जो हम बोलते हैं, कई सारी परंपराएं भी अलग अलग होती हैं, तो वो बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला, और मैं प्रोफेशनली इनरिच होने में बहुत अच्छा मुझे योगदान मिला इन अलग अलग जगह पर काम करने से। कई बार हम ये एक established fact की तरह मानते हैं कि always the police and the jantas are not always on the same page. There has been always lot of times एक डर रहता है. So do you think that the attitudinal changes from janta and police that both needs to be bring in? Exactly. Unfortunately, भारत में अभी भी जो ब्रिटिश काल की पुलिस की छवि है, जो पुलिस ब्रिटिश काल में जो एक भय पैदा करने वाली पुलिस था, वो अभी भी लोगों के दिल दिमाग में रहता है। हम बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, हम कई बार रादर मेरा ये मानना है कि पुलिस को देख के लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक सिक्योर फील करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करना चाहिए, वो नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से, जैसा आपने बोला कि जनता में भी है और पुलिस में भी है,
और इसको चेंज किए जाने की आवश्यकता है, लोगों को समझने की आवश्यकता है। और उसके लिए आप अगर आप देखेंगे तो लोगों को जनरली हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि सर आप उसको एक चांटा मार दीजिए बस हमारा काम हो गया। So like this is the attitude of people. They think कि पुलिस का काम है मारना. We are here to serve. We are here to protect the law. We are here to enforce the law. But unfortunately, expectation society की वैसी negative होती हैं. अगर आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जहां पर पुलिस को नोटिस देकर छोड़ना होता है अपराधी को, तो वहां पर लोगों का होता है इसको पकड़ के आप लॉकअप में बंद कर दीजिए, जब तक आप लॉकअप में बंद नहीं करेंगे हम आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड अभी तक हमारे हम लोगों में है, जिसको बहुत ज्यादा परिवर्तित करने की आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है। और ऐसा ही एटीट्यूड हमारे पुलिसकर्मियों में, मैं ये नहीं बोलता कि वी ऑल आर हैविंग द सेम माइंडसेट, उस माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है। ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चीजों को समझने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मुझे बोलना चाहिए बहुत सारे लोगों को अपने माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। We've been reading a lot of times about ethical dilemmas of a civil servant, और इसको as case studies civil service examination में भी paper 4 के aspirants पढ़ते हैं। तो सर आपकी अभी तक की जर्नी से कोई ऐसा ethical dilemma that you have faced, if you can share that, and that would be helpful for all the people preparing. Fortunately आज तक मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई डिलेमा इस तरीके का हुआ हो। लाइक हमारे सर्विस में चैलेंजेस हैं, हर प्रकार के चैलेंजेस होते हैं। सो स्वाभाविक है कि डिलेमा भी होते हैं, बट व्हेन यू आर राइट, व्हेन यू आर अपहोल्डिंग लॉ, व्हेन यू आर नोइंग द व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन, डेफिनेटली वो डिलेमा नहीं बचता है। आप अपना जो बेटर है वो करेंगे। आप कभी भी अगर अपने जिस पद पे हैं उस पद से अगर लगाव नहीं रखेंगे कि हमें यही रहना है, हमें यही करना है, तो निश्चित ही आपका पद कोई आपसे नहीं छीन सकता है। जिस रैंक पे आप हैं आप उसी रैंक पे रहेंगे। हो सकता है वो इररिलेवेंट, रिलेटिवली इररिलेवेंट फॉर अदर पीपल, हो सकता है वो पोस्ट हो जहां पर आपको भेज दिया जाए, बट आप अगर तैयार हैं जाने के लिए और आप अपना बेटर वहां भी दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई डिलेमा नहीं रहेगा। आप अपना जो लॉ है उसको अपहोल्ड करके ही रखेंगे। So this question is for a lot of civil service aspirant, क्योंकि कई बार ऐसे बोलते हैं हॉबी इम्पोर्टेंस बहुत है। So how much do you think one needs to have an hobby? और आप बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं, आपकी हॉबी फोटोग्राफी है। मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विस के लिए हॉबी की अगर हम बात करें तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। सिविल सर्विस के समय हो सकता है बहुत सारे, मेरी कोई हॉबी नहीं थी उस समय तक, सीरियसली लिखा जरूर था कुछ, वो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बट फॉर्चुनेटली उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं हुआ। बट आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट इंटरव्यू के लिए। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था कि कहीं से मुझे ये फीलिंग नहीं थी कि मेरी वो हॉबी नहीं है। लेकिन हमारे जॉब में, जैसे आपने जब इथिकल डिलेमा वाली हम बात कर रहे थे, कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी आएंगी जब आप बहुत एक्टिव पोस्टिंग से रिलेटिवली लेस एक्टिव पोस्टिंग में आ जाएंगे। जब आपके पास बहुत सारा समय होगा, बहुत सारी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी जो आपकी है वो कहीं नकारात्मक दिशा में ना हो जाए, नकारात्मक चैनल में ना पहुंच जाए। उसको पॉजिटिव वे में बनाए रखने के लिए, पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए अच्छी हॉबी, अच्छा फ्रेंड सर्किल आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड सर्किल आउट ऑफ द सिविल सर्विस होना चाहिए, जो आपको बेहतर करने के लिए समय दे, बेहतर करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दे और एक अच्छा सकारात्मक माहौल आपको देता रहे। तो निश्चित ही वो हेल्प करता है। तो आपकी जो अगर हॉबी, कोई अच्छी हॉबी आप डेवलप कर लेते हैं, बी इट रीडिंग और एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग एज पर someone's choice, that helps one to grow. I would like to discuss a little bit about the UPSC CEC personality test. अभी हम हॉबी की बात करें तो उसी से मैंने थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्ट के बाद, द डायनेमिक्स ऑफ UPSC इज इवॉल्विंग एवरी ईयर. What is precisely the UPSC board looking in an aspirant? Basically, whenever like any civil servant, whenever like he is appearing for the civil services, they are searching for somebody who can handle the situation immediately after joining the service, because the huge responsibility has been given upon your shoulder immediately after the joining of the service. Like
I become SP in 2000 August 2009. I joined the civil service in 2006. So you see, like within 2 year and some months, like I have been given a SP SIP. So that's like immediately after your training and few months in a field, you have been given a huge responsibility. A district charge has been given to you where you have to look after the law and order and crime of a district. So if you are capable of doing that, if you are capable of handling the pressure, if you are capable of understanding things in totality, if you are uh, capable of processing the data and get the exact result for any situation or exact uh, action, put your whole process data into proper action. So that is something which is required from a civil service aspirant by the board. They feel somebody who can handle all the difficult situation. They can be selected. So that is what like this is. I can say the whole three stages, like be it pre, mens, and interview. They check these things in a different manner, and that's how like somebody has been selected. सर आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में कई बार एम्फेसिस किया. यू कीप ऑन राइटिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट ईदर फ्रॉम योर एस्पिरेंट फेज टू नाउ यू आर ऑलरेडी इनटू द सर्विस एंड सर्विंग एज डीआईजी. तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी एंड हाउ वन एस्पिरेंट मस्ट बी मैनेजिंग देयर टाइम. देखिए, समय का प्रबंधन जैसे आप बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है. पहली चीज तो अगर आपने उसको सही तरीके से प्लान किया है, आपने सही तरीके से एक रणनीति बनाई है कि किस समय आप क्या करेंगे, कितने समय में आपको क्या करना है, और इन केस अगर आप उतने समय में नहीं कर पाते हैं तो आप कैसे उसको बाकी चीजों को कर्टेल करके उसको मैनेज करेंगे. तो ये अगर आपने सही तरीके से प्लान किया हुआ है तो निश्चित ही आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी. सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक इफ यू नो कि आपको आखिरी दिन में से माय ऑप्शनल वर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं था हमारे समय में. देयर यूज्ड टू बी 2 ऑप्शनल. सो मेरे नोट्स मुझे प्रिसाइजली इन दैट फॉर्म कि मुझे जो 4-5 घंटे मिलेंगे, बिकॉज आप 5-6 बजे आप आते हो और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग अगेन यू हैव टू गिव द एग्जाम. तो 5-6 घंटे जो आपके पास हाथ में रहेंगे, उन 5-6 घंटों में आप कैसे रिवाइज करोगे चीजों को, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए. कैसे आप उसका नोट्स बनाते हैं. सो ये प्लानिंग आपकी पहले से अगर आपने सही तरीके से की है तो निश्चित ही वो आपको बहुत हेल्प कर देगी एग्जाम के लिए. सो दिस इज हाउ, लाइक आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, इट कैन बी इन डे टू डे लाइफ. सो आपको पता है, लाइक से नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट माय रूटीन लाइफ. अगर मुझे मालूम है कि किसी दिन आई विल हैव टू गो अर्ली, से आई हैव टू गो around 7 a.m. somewhere in some law and order or some VVIP visit or some program is there, some bandobast is there. So I will wake up early and finish my workout. So that's how I manage my time. I know okay, I have to manage this. I have to do this. So this is something is to be done. You have to manage accordingly. Say if you cannot have your meal, you can carry a tiffin box. So this is how you know okay, how can you manage your resources in a proper order. Very well explained, sir. और हमने आपसे आपकी जर्नी के बारे में बात की, आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में बात की, एंड लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स would really benefit from your journey, your insights and your understanding about UPSC CSE. हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहें? मैं वही बोलूंगा. मैं हर बार जब भी मुझसे कोई बात करता मैं सभी को एक ही चीज बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें. जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आप अपने संसाधनों का, आपके जो भी रिसोर्सेस हैं, उनका सही तरीके से एनालिसिस कर लें, अध्ययन कर लें कि आपके जो संसाधन हैं वो कितने सही हैं, कितने बेहतर हैं, और उन संसाधनों का कितना गुणवत्तापूर्ण आप उपयोग कर पा रहे हैं. उनको यूज करते हुए देन यू पुट योर 100%, एक अच्छी रणनीति बनाते हुए
तो निश्चित ही किसी भी सफलता के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति की आवश्यकता है। आपके अपने संसाधनों के आधार पर मेरी रणनीति आपके लिए काम नहीं कर सकती, आपकी रणनीति मेरे लिए काम नहीं कर सकती है। सो इट इज रिक्वायर्ड अ पर्सनल स्ट्रेटजी, और आप उसको बना के और उस पे 100% लग जाएं, और निश्चित ही मेरा ये मानना है कि सफल होंगे। सफल नहीं भी हुए तो आप अपने आप में एक बेटर पर्सन होंगे, बेटर पर्सनालिटी होंगे, और कोई भी सफलता और असफलता अंतिम नहीं होती है। लाइफ एक सतत प्रक्रिया है, और आपको हो सकता है जो सफलता, चाहे सिविल सर्विस की असफलता है, वो आपके जीवन का अंत नहीं है। आप जो भी करेंगे, आप अपने, अगर आपने अपना 100% दिया है तो निश्चित ही वो असफलता भी आपको बाकी अन्य क्षेत्रों में बेहतर करने में मदद करेगी, आपको अपने जीवन में बेहतर करने में मदद करेगी। बस कीप गोइंग, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, निश्चित ही आप बहुत ही बेहतर करेंगे। Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. And the entire team wishes you good luck, good health. Thank you.